विद्यार्थियों, हमें आज यूनान के महान दार्शनिक अरस्तु के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। अरस्तु राजनीति विज्ञान का जनक है। अरस्तु से पहले सुकरात जैसे दार्शनिक हुए थे। अरस्तु से पहले सुकरात हुआ, उसके बाद में हमने पढ़ा था गुरु शिष्य परंपरा के सोपानों में इसका शिष्य प्लेटो, और प्लेटो का जो शिष्य है वो है अरस्तु। सुकरात हमने ये भी पढ़ा था कि दर्शन की बात वो बीज के रूप में सुकरात में आई और लता की भांति प्लेटो में फैली और अंत में अरस्तु के रूप में, पुष्प के रूप में खिल गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो राजनीतिक दर्शन की बात है, राजनीतिक दर्शन का जो सूर्य था एक प्रकार से, वो यहाँ आकर के अस्त हो गया। यूनान की यदि हम पाश्चात्य चिंतन की बात करें, यूनान की बात करें, तो ये संभवतः है अंतिम विचारक है। इसके बाद में दर्शन का जो ज्ञान था वो एक प्रकार से समाप्त हो गया था, क्योंकि इसका जो शिष्य था हम जान चुके हैं पहली वाली कक्षाओं में। इसका शिष्य कौन था? इसका शिष्य था सिकंदर महान, सिकंदर। और सिकंदर कैसा व्यक्ति था? ये साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। इसने विश्व विजेता बनने का एक ख्वाब देखा था, और ख्वाब ही नहीं, विश्व विजेता बनने का जो स्वप्न उसने देखा था उसको लगभग साकार करने का प्रयत्न भी सिकंदर के द्वारा किया गया था। लेकिन बात आती है एक विचारक के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में, तो वह संभवतः है सिकंदर में हमारे को दिखाई नहीं देती है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि अरस्तु के बाद में यूनान में जो राजनीतिक चिंतन था उसका सूर्य समाप्त हो गया। उसके विचार हैं, जैसे ही उसकी मृत्यु हुई और उसकी मृत्यु के बाद में एक प्रकार से हम कह सकते हैं अंधकार फैल गया, राजनीतिक चिंतन में अंधकार फैल गया था। हमें अरस्तु को जानने के लिए उसका एक महान कथन जो हम बहुत बार पढ़ते रहते हैं, मानव एक सामाजिक प्राणी है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे समाज की आवश्यकता नहीं है, उसे आप मानव जाति का सदस्य न समझो, वो जंगली जानवर हो सकता है या फिर देवता। मानव को अरस्तु ने क्या माना है? एक सामाजिक प्राणी के रूप में परिभाषित किया है। मानव एक सामाजिक प्राणी है, मानव एक सामाजिक प्राणी है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है, यदि कोई व्यक्ति ऐसा है, कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे समाज की आवश्यकता नहीं है, समाज की आवश्यकता नहीं है, उसे मानव जाति का सदस्य न समझें, वह जंगली जानवर या जानवर, वह जानवर हो सकता है। जंगली शब्द भी कहीं पर मिलेगा आपको, लेकिन वह ऐसे याद रखें हम, वह जानवर हो सकता है, जानवर हो सकता है या देवता। समाज में जितने भी प्राणी हैं उनमें सबसे सर्वोपरि सर्वोत्कृष्ट प्राणी के रूप में जिसे देखा गया वो है मनुष्य। लेकिन अरस्तु ने माना है कि यदि वह बिना कानून और न्याय के यदि जीना प्रारंभ कर देता है तो वह निकृष्ट हो जाता है। कहाँ एक सर्वोत्कृष्टता की बात है और कहाँ एक निकृष्टपन की बात है। व्यक्ति कानून और न्याय के साथ में जीवन जीने का प्रयास करता है, जीवन जीता है, कानून और न्याय। देखो सर्वाधिक जो विवेक है, सभी प्राणियों में सर्वाधिक विवेक की बात करें, चिंतन की बात करें, मनन की बात करें, तो वो केवल और केवल किस में है? वो केवल मनुष्य में है। तो चिंतन, वह चिंतन करता है, मनन करता है। अरस्तु ने लिखा है कि व्यक्ति कानून और न्याय के साथ में जीवन व्यतीत करता है तो वह सर्वोत्कृष्ट है, और यदि इसका अभाव है कानून और न्याय का, वह बिना कानून और न्याय के जीना प्रारंभ कर देता है तो वह निकृष्टतम हो जाता है। देखो हमें ये भी जानते हैं कि ये विद्वान किसका शिष्य है?
ये है प्लेटो का शिष्य। और प्लेटो की जो अध्ययन पद्धति थी वो एक प्रकार से वो कैसी थी? प्लेटो की अध्ययन पद्धति थी, हमने देखा निगमनात्मक थी। निगमनात्मक अध्ययन पद्धति थी। अरस्तु की जो अध्ययन पद्धति है वो उद्गमनात्मक आगमनात्मक अध्ययन पद्धति है। आगमनात्मक। प्लेटो का जो जीवन था, प्लेटो ने कैसा जीवन जिया है? एक काल्पनिक जीवन जिया है। हमने जैसे उसके आदर्श राज्य के सिद्धांत को पढ़ा, एक ऐसे आदर्श राज्य की कपोल कल्पना प्लेटो के द्वारा की गई जिसे किसी भी स्थिति में यथार्थ रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जब अरस्तु और एकेडमी में अध्ययन करता था, अकादमी में अध्ययन करता था, अकादमी आपको ध्यान है प्लेटो के द्वारा स्थापित शिक्षण संस्था थी, तो कई बार गुरु शिष्यों में आपस में तर्क कुतर्क चलते रहते हैं, प्रश्नोत्तर चलते रहते हैं। तो प्लेटो को कई बार इस बात का आभास हो जाता था कि ये मेरा शिष्य हो सकता है कि आगे चल करके और बहुत अधिक प्रसिद्धि को तो प्राप्त कर लेगा, लेकिन मेरे विचारों के ठीक प्रतिकूल इसके विचार रहेंगे। वो कहा करता था कि जिस प्रकार से एक गधिया होती है, उसका बच्चा उसी से दूध पीता है और फिर बड़ा होकर के उसे लात मार देता है। ज्ञान ग्रहण करने के बाद में अरस्तु का व्यवहार भी शायद ऐसा ही हो जाएगा, और गुरु की गई भविष्यवाणी सही निकली। अरस्तु का जो चिंतन है हम पाते हैं कि यह निश्चित रूप से किसके विपरीत है? ये प्लेटो की विचारधारा के विपरीत है। अरस्तु का जन्म मैसेडोनिया के स्टेजिरा, यदि जन्म की बात करें तो तत्कालीन समय में छोटे छोटे और नगर राज्य थे। तो मैसेडोनिया का जो स्टेजिरा प्रदेश था उसमें इसका जन्म हुआ था, और ये जन्म माना जाता है 384 ईसा पूर्व है। 384 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ। तत्कालीन समय में यूनान की स्थिति सही नहीं थी। हमेशा यहाँ युद्ध का सा वातावरण, संदेह की दृष्टि बनी हुई रहती थी। हमने पढ़ा है कि जो महान दार्शनिक सुकरात था उसको 30 आतताइयों के द्वारा और जहर का प्याला पिला दिया गया था। उन्हें उनके लिए मृत्युदंड की व्यवस्था कर दी गई थी। कुल मिलाकर के ये यूनान की जो परिस्थितियाँ थी वो समकालीन परिस्थितियों का जब हम अध्ययन करते हैं, तत्कालीन परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं, तो प्राय संदेह से युक्त थी। संदेह का वातावरण था। राज घराने आपस में प्राय युद्धरत रहते थे, और व्यक्ति का व्यवहार था वो येन केन प्रकारेण जो राजनीतिक शक्ति था उस पर वर्चस्व का रहा है। अरस्तु जैसे विद्वान को पुस्तकों से विशेष लगाव था। इसका जो घर था, अरस्तु का घर था, उसे पाठक का घर कहा जाता था। पाठक का घर, पाठक पढ़ने वाला, पाठक का घर। इसे बुद्धिमानियों का गुरु भी कहा जाता है। बुद्धिमानियों का गुरु। जो बुद्धिमान लोग थे उनका भी एक प्रकार से इन्हें गुरु स्वीकार किया जाता है। परिस्थितियां देखो जीवन में कभी बदल सकती हैं। अरस्तु का जो जीवन था वो ठीक था। जो शासक थे, शासकों के जो क्या कहेंगे, जो राजघराने थे, फिलिप जैसे जो शासक थे, उन्होंने और अपने शासन में इन्हें एक प्रकार से आरूढ़ किया था शिक्षा दीक्षा देने के लिए। अनेक राजकुमारों को इन्होंने अपनी शिक्षा व्यवस्था से अवगत करवाया था। अंतिम जो समय है वो बड़ा इनका एक प्रकार से विषादपूर्ण बीता था। सिकंदर जैसे जो इनके शिष्य थे, सिकंदर चूँकि हम पढ़ चुके हैं कि शक्ति भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति मनुष्य को पूर्णतया भ्रष्ट कर देती है, तो इतना अधिक प्रभाव बढ़ चुका था, सिकंदर का इतना अधिक प्रभाव बढ़ चुका था कि अब यह अपने गुरु को भी नियंत्रण में लाने का प्रयास करता था। तत्कालीन समय में जो
यूनानी लोग थे, यूनान के लोग थे और सिकंदर के विचार आपस में मेल नहीं खा रहे थे। और ऐसे समय में हम जानते हैं कि सिकंदर ने अपने महान गुरु की जो मूर्ति थी उसकी प्रतिष्ठा करवा दी यूनान में, और अरस्तु की बहुत बड़ी प्रतिमा है वो लगा दी गई। तो लोग क्या है वो उससे खिन्न हो उठे, उसकी जो विचारधारा। अरस्तु भी प्राय सिकंदर को ये बताने का प्रयास करता था कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब अरस्तु के भतीजे को फांसी की सज़ा हो गई, स्वाभाविक सी बात है अरस्तु ने उसका विरोध किया। तो सिकंदर जैसे जो दार्शनिक हैं, सिकंदर जैसे जो साम्राज्यवादी व्यक्ति थे, साम्राज्यवादी जो दृष्टिकोण रखते थे, उन्होंने ये कहा कि वह एक बहुत बड़ा व्यक्ति है और अरस्तु को ध्यान रखना चाहिए कि वह मृत्युदंड की व्यवस्था करवा सकता है। अरस्तु इसमें बहुत अधिक मात्रा में भयभीत हो गया था, और यदि स्वाभाविक रूप से अरस्तु की मृत्यु नहीं होती तो इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि उसके लिए भी मृत्युदंड की व्यवस्था हो जाती, क्योंकि सुकरात जैसे जो दार्शनिक थे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, उन्हें जब जहर का प्याला पिला दिया गया तो आसानी से इनको मारा जा सकता था। लेकिन स्वाभाविक रूप से जब इस प्रकार का घटनाक्रम चल ही रहा था तो 323 ईसा पूर्व है, 323 ईसा पूर्व में इस महान दार्शनिक की मृत्यु हो गई थी। तो देखो इसमें हम कह सकते हैं कि जो बीच का काल रहा, शिक्षा व्यवस्था से ये बहुत ही अधिक जुड़ा हुआ व्यक्ति है। अरस्तु के चिंतन में हम आगे जो उनकी पुस्तकों के बारे में भी चर्चा करेंगे। स्वयं में अरस्तु ने एक शिक्षण संस्था की स्थापना की थी और जिसका नाम था लीसियम। लीसियम नामक शिक्षण संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई? अरस्तु के द्वारा की गई। जो महान इसके जो गुरु थे महान दार्शनिक प्लेटो, उनके द्वारा हमने पढ़ा है अकादमी की स्थापना की गई थी। तो अकादमी में सर्वाधिक जिस विषय पर बल दिया गया था वो था गणित विषय था। जबकि लीसियम उसके द्वारा स्थापित संस्था थी। लीसियम में उसने सर्वाधिक जिस विषय पर बल दिया वो क्या था? वो था जीव विज्ञान। जीव विज्ञान पर सर्वाधिक बल दिया। जीव विज्ञान पर हम कह सकते हैं सर्वाधिक बल दिया गया। तत्कालीन समय में संपूर्ण जगत से एक प्रकार से इसका प्रयास था कि जीवों पर अनुसंधान किया जाए, वनस्पति पर बहुत अधिक मात्रा में अनुसंधान किया जाए, और इसकी इस विचारधारा से प्रभावित होकर के और स्वयं सिकंदर ने 800 यूनानी गिनियाँ दी थी। 800 यूनानी गिनियाँ, मोहर कह सकते हैं, गिनियाँ मोहर, 800 यूनानी गिनियाँ दी थी। देखिए वर्तमान समय में यदि हम देखें तो इनकी जो कीमत बनती है वो है $40 लाख। 40 लाख आधुनिक समय में इनका जो क्रय मूल्य है वो $40 लाख माना जाता है। $40 लाख। देखो असंभव कुछ भी नहीं है। विभिन्न प्रकार के जो प्राणी हैं, जीव विज्ञान से जुड़ा हुआ है, तो विभिन्न प्रकार के प्राणियों पर अध्ययन करना, तो ये इस व्यवस्था को किस प्रकार से संभव बनाया जाए। उसने अपने लीसियम जो शिक्षण संस्था थी उसमें जीव विज्ञान पर बहुत अधिक बल दिया था। प्राणियों के साथ साथ वनस्पति में, तो स्थान से वनस्पतियों को इकट्ठा करना, प्राणियों को इकट्ठा करना, उन पर विशेष प्रकार की जो रिसर्च है, खोज है, अनुसंधान है, वो उन पर करना। तो आज के समय में तो हमें जिन परिस्थितियों को देखते हैं, आज तो आधुनिक समय है, आज तो संसाधन भी बहुत अधिक हैं। यदि सरकारें चाहें, किसी भी देश की सरकार चाहे करती भी हैं, लेकिन आज से लगभग 2500 वर्ष पहले का प्रयास हम जो चर्चा कर रहे हैं, अरस्तु के द्वारा जिस प्रकार का एक प्रयास किया गया, ये वास्तव में एक बहुत बड़ी मिसाल है। ये उसकी स्वयं के कौशल को प्रदर्शित करती है कि ये किस प्रकार का व्यक्ति रहा होगा। अपनी शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ में इसने सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, ऐसा नहीं कि गणित का अध्ययन नहीं किया गया, लेकिन जो प्रमुख रूप से जो बल रहा, प्रमुख रूप से जो जोर रहा उसका, वो जीव विज्ञान पर रहा। निश्चित रूप से यह बुद्धिमानियों का गुरु है। हमने ये भी पढ़ा है
कि इसे राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है क्योंकि इसने अपनी तुलनात्मक जो अध्ययन पद्धति है, वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति है, आगमनात्मक अध्ययन पद्धति है, ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति है, इन अध्ययन पद्धतियों का सहारा लेते हुए और इन्होंने 158 संविधानों का अध्ययन किया। 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था, संविधानों का अध्ययन किया। अरस्तु के द्वारा 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया और जो खास बात रही, इन्होंने अपने जो विचार हैं वो नागरिकता पर प्रकट किए। नागरिकता आज राज्य सरकारें, राष्ट्रीय सरकारें इस पर बहुत चर्चा करती हैं, नागरिकता का विषय क्या हो। महान दार्शनिक ने अपने विचारों में नागरिकता पर विस्तार से प्रकाश डाला है। अरस्तु ने तत्कालीन समय की जो दास प्रथा थी उस पर भी विवेचन किया है, दास प्रथा का भी उन्होंने वर्णन किया है, जिनका हम अलग अलग सिद्धांतों में पढ़ेंगे। संविधानों का वैज्ञानिक वर्गीकरण उन्होंने किया, संविधानों का वर्गीकरण, वैज्ञानिक तरीके से संविधानों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया। न्याय पर भी उसने अपने विचार दिए हैं, न्याय सिद्धांत को भी रखा उसने। शिक्षा सिद्धांत पर भी अपने विचार दिए हैं, शिक्षा व्यवस्था को। देखो, अरस्तु से पहले जो दार्शनिक हुए उनका अध्ययन एक प्रकार से काल्पनिक अध्ययन था। उन्होंने एक ही यथार्थता को, जो वास्तविकता है उस वास्तविकता को पाने का प्रयत्न नहीं किया, एक आदर्शवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। और इसी कारण से हम कह सकते हैं अरस्तु जैसे विद्वान हैं उनको क्या कहा जाता है, राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। उनकी अध्ययन पद्धति ऐतिहासिक है, तुलनात्मक है, सादृश्यवाची है, स्वदेशीय है। इन सब के नाते उन्होंने एक विश्लेषण किया, राजनीतिक दृष्टिकोण को विश्लेषण किया। उस विश्लेषणात्मक जो अध्ययन पद्धति है उसके कारण से हम इन्हें राजनीति विज्ञान का जनक मानते हैं। तो ऐसा ही मैक्स जैसे विद्वान हैं, उन्होंने तो लिखा ही क्या इनके बारे में कि प्रथम वैज्ञानिक विचारक है। मैक्सी ने क्या कहा कि अरस्तु क्या है, प्रथम वैज्ञानिक विचारक है। मैक्सी का जो चिंतन है, मैक्सी मानता है कि अरस्तु क्या है, प्रथम वैज्ञानिक विचारक है, प्रथम वैज्ञानिक विचारक। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रथम और वैज्ञानिक विचारक की संज्ञा दी। इसी प्रकार से डनिंग जैसे विद्वान हैं, डनिंग ने भी ऐसा ही कहा। डनिंग का जो विचार है वो रहा है कि पश्चिमी जगत में राजनीति विज्ञान अरस्तु से प्रारंभ हुआ। राजनीति विज्ञान वास्तविक रूप से डनिंग जैसे विद्वान मानते हैं कि पश्चिमी जगत में जो राजनीतिक चिंतन है, राजनीतिक चिंतन किससे प्रारंभ हुआ, राजनीतिक चिंतन अरस्तु से प्रारंभ हुआ, अरस्तु से प्रारंभ हुआ। क्योंकि भले ही सुकरात ने दर्शन दिया हो, प्लेटो ने दर्शन दिया हो, या अन्य किसी सोफिस्ट या आइसोक्रेट्स विचारधारा के का कोई व्यक्ति वहाँ पर पैदा हो गया, उसने अपने विचार रखे होंगे, लेकिन वो यथार्थता का उनमें आभास नहीं होता है, वो यथार्थ नहीं थे। इसीलिए और हम मानते हैं कि अरस्तु है, अरस्तु को क्या मान लिया जाए, वैज्ञानिक विचारक के रूप में स्वीकार किया जाता है। जैसे हमने चर्चा की थी कि इसकी विधि है वो कैसी है, ये आगमनात्मक विधि का अनुसरण करता है। राजनीति शास्त्र के जितने विधि प्रणेता उन्होंने स्वीकार किया है कि इन्होंने जो कुछ देखा, जिन ऐतिहासिक तथ्यों की खोज करता है, उनका निष्पक्ष रूप से बिना किसी पूर्व धारणा के, किसी प्रकार का पूर्वाग्रह या पूर्व धारणा के बिना इन्होंने अध्ययन किया है। और ये अपने अध्ययन से कुछ निश्चित रूप से इस प्रकार के निष्कर्ष निकालता है जिनमें वैज्ञानिकता का समावेश है। राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से पृथक करने का कार्य भी इन्होंने किया। राजनीति विज्ञान नीति विज्ञान नहीं है, अलग अलग है, दोनों का विषय वस्तु इन्होंने अलग रखी है। ये हम बता चुके हैं कि विषय का इन्होंने कैसा अध्ययन किया, इन्होंने विषय का यथार्थवादी अध्ययन किया है। और जो प्रमुख रूप से जो खास बात रही इनके चिंतन में, इन्होंने राज्य के पूर्ण सिद्धांत का क्रमबद्ध और निरूपण किया है। अरस्तु ने राज्य की जब
चर्चा की है। हम अलग से राज्य पर जो विचार हैं वो भी हम पढ़ेंगे। अरस्तु ने राज्य के पूर्ण सिद्धांत का क्रमबद्ध निरूपण किया है। राज्य के पूर्ण सिद्धांत का क्रमबद्ध निरूपण। व्यक्ति, परिवार, समाज, राज्य के इस पूर्ण सिद्धांत का क्रमबद्ध निरूपण करते हुए मानता है कि राज्य वास्तव में क्या है? सर्वोच्च समुदाय है, राज्य से ऊपर कुछ भी नहीं है। अरस्तु ने माना है कि राज्य से ऊपर कुछ भी नहीं है। राज्य का जो निर्माण है वो व्यक्ति से हम कह सकते हैं, फिर परिवार से फिर समाज का निर्माण हुआ, फिर राज्य का जो उद्देश्य है वो उसने स्पष्ट करते हुए लिखा है कि राज्य का अस्तित्व किस कारण से बना हुआ है? सद्जीवन के लिए। नागरिकों को जो सद्जीवन प्राप्त होता है, सद्जीवन की प्राप्ति के लिए, ये तो उसने मान लिया था कि मानव सामाजिक प्राणी है। अब राज्य अस्तित्व में क्यों है? आज राज्य की आवश्यकता क्यों है? तो सद्जीवन की प्राप्ति के लिए। देखो, बहुत सारी विचारधाराएं हैं। आपने मार्क्सवाद को पढ़ा होगा, अराजकतावादी चिंतन है उसको पढ़ा होगा। ये कुछ विचारधाराएं इस प्रकार की हैं कि वो नहीं चाहती हैं कि राज्य बना रहे, राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी अराजकता फैलाई है, जो कुछ भी विषमताएं पैदा की है, वो विचारधारा ऐसा मानती हैं कि राज्य की किसी भी परिस्थिति में आवश्यकता नहीं है, राज्य को समाप्त हो जाना चाहिए। देखो, यदि वो विचारधाराएं सही होती, चाहे वो मार्क्सवाद मान लें, चाहे अराजकतावाद मान लें, तो राज्य कब का ही लुप्त हो गया होता। उनमें यदि राज्य तो क्या करता है? राज्य, हम कह सकते हैं कि राज्य व्यक्ति के लिए एक बहुत अच्छा अभिकरण है। सभी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति किससे करते हैं? राज्य से करते हैं। तो इसीलिए अरस्तु जैसे जो महान दार्शनिक हैं, उन्होंने क्या माना है कि सद्जीवन की प्राप्ति के लिए राज्य का अस्तित्व है वो बना हुआ है। अब हम अरस्तु ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, उनकी कृतियों पर हम चर्चा करते हैं। महान दार्शनिक अरस्तु ने विभिन्न विषयों पर अपनी पुस्तकें लिखी है, अपना लेखन कार्य किया है। राजनीति पर उन्होंने पुस्तक लिखी, पॉलिटिक्स, द कॉन्स्टिट्यूशंस। साहित्य पर अरस्तु के द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई वो एडामस और सोल, प्रोटिपिकस, पोइटिक्स की चर्चा साहित्य जगत में बहुत अधिक मात्रा में की जाती है। साहित्य में अरस्तु का विशेष योगदान रहा है। और पोइटिक्स नामक जो पुस्तक है, ये बहुत बार पूछी जाती है कि पोइटिक्स पुस्तक है वो किस विद्वान की है। हिटोरिक, ये पुस्तक भी साहित्य से, हिटोरिक पुस्तक है वो भी साहित्य से जुड़ी हुई है। इसी प्रकार से तर्क व दर्शन पर उसने फिजिक्स पुस्तक को लिखा, द एनिमा, द पीरियर मेटाफिजिक्स, ये पुस्तकें उन्होंने तर्क और दर्शन पर लिखी। इसके साथ में कैटेगरीज, इंटरप्रिटेशन, द पोस्टीरियर एनालिटिक्स, द टॉपिक्स। इसके अलावा भी इन्होंने तर्क और दर्शन पर अन्य पुस्तकें लिखी। इसी प्रकार से उन्होंने भौतिक विज्ञान पर, मेटीरोलॉजी, जिसके 4 भाग हैं, मेट्रोलॉजी जो पुस्तक है वो 4 भागों में है भौतिक विज्ञान पर। और इसी प्रकार से अरस्तु ने शरीर विज्ञान पर जो पुस्तक लिखी, हिस्टोरीज ऑफ एनिमल्स। और इसके अलावा भी उन्हें छोटे बड़े जो 10 ग्रंथ हैं वो शरीर विज्ञान पर लिखे हैं। आज हमने अरस्तु का जो जीवन परिचय है और उससे जुड़ी हुई सामान्य जो बातें हैं, सामान्य तथ्य हैं, उनका अध्ययन किया। अब अगली कक्षा में हम अरस्तु के जीवन पर किसका प्रभाव पड़ा, उसके प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, किन किन सिद्धांतों पर उन्होंने अपनी विवेचनाएं की। जैसे प्रमुख रूप से परीक्षा उपयोगी जो प्रश्न रहते हैं उनमें उसके हम कह सकते हैं क्रांति पर विचार, संविधानों का वर्गीकरण, अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है, उसकी दास प्रथा किस प्रकार की रही,
एक दास प्रथा जो कि मनुष्य के लिए अनैतिक है, इसके बावजूद भी उसने उसका वर्णन क्यों किया। विभिन्न पहलू हैं, उन विभिन्न पहलुओं पर हम आगामी जो कक्षाएं हैं उन पर विचार करेंगे। धन्यवाद।